नमस्कार। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। इसी पहचान और विभाजन की पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर त्रिनिदाद के संदर्भ में। जी। हमारे पास scroll.in में प्रकाशित एक लेख के कुछ मुख्य बिंदु हैं और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों और सामान्य जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए भी काफी अहम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये विषय महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई विदेश जाने पर जाति जैसी पहचान शायद पीछे छूट जाती होगी, खास तौर पर जब हम पश्चिम में बसे दलित प्रवासियों की बात करते हैं। हाँ, ये धारणा तो है। लेकिन ये लेख हमें बिल्कुल अलग जगह ले जाता है, कैरेबियन द्वीप त्रिनिदाद, जहां लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है। 40%? हाँ, काफी बड़ी संख्या है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर उन भारतीयों के वंशज हैं जिन्हें अंग्रेज गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए थे, मतलब एक तरह के बंधुआ मजदूर। जी, इंडेंचर्ड लेबरर्स। और वो ज्यादातर निम्न जातियों से थे। तो सवाल ये उठता है, क्या समंदर पार करने से, वो काला पानी पार करने से जाति वाकई खत्म हो गई? ये बहुत आम धारणा है और इसके पीछे कई वजहें भी दी जाती हैं, जैसे औपनिवेशिक दबाव था, या फिर गन्ने के खेतों में सब साथ काम कर रहे थे। हाँ, मिक्सिंग हो गई होगी। या क्षेत्रीय और धार्मिक मतभेद भी रहे होंगे भारत में, तो लगा कि शायद ये सब घुल मिल गया होगा। पर रिसर्च कुछ और बताती है। अच्छा, क्या कहती है रिसर्च? रिसर्च बताती है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों ने अपनी जो जाति से जुड़ी सांस्कृतिक पहचान थी उसको जिंदा रखा। कैसे? मतलब यादों के जरिए? हाँ, परिवार की यादों और जो उनका आपसी मेलजोल था उसके जरिए ये चीजें बनी रहीं। ओके, तो मतलब जाति पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बल्कि उसने वहां के माहौल में ढलकर शायद एक नया रूप ले लिया। बिल्कुल सही, उसने खुद को ढाल लिया। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हाँ, लेख कहता है कि त्रिनिदाद में ज्यादातर भारतीय निम्न जातियों से थे। ये बात उनकी पहचान और इतिहास को कैसे प्रभावित करती है, खासकर तब जब हम देखते हैं कि हिंदू पहचान पर ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का काफी असर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, जैसा कि 1980 के दशक में वेंडरवीर और वर्टोविक जैसे विद्वानों ने भी बताया था, ब्राह्मणवाद ने हिंदू पहचान को एक तरह से एक जातीय समूह की तरह दिखाने में अहम भूमिका निभाई। भारत में भी यही हुआ। जो अधीनस्थ संस्कृतियां थीं, हाँ, उनको मुख्य धारा के ब्राह्मणवादी तरीकों जैसे कथा, यज्ञ, भजन, विवाह, इनमें शामिल करने की कोशिश हुई। और त्रिनिदाद में भी यही हुआ? हाँ, त्रिनिदाद में भी यही ट्रेंड देखा गया। वहां भी ब्राह्मणों ने मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण पाया और यहां तक कि राजनीतिक गठजोड़ में भी उनकी भूमिका रही। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या ये प्रभाव सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं था? और अगर जाति का जो आर्थिक आधार था, मतलब पेशे से जुड़ाव, हाँ, वो तो खत्म हो गया था। हाँ, वो खेतों की मेहनत ने खत्म कर दिया था। जैसा अंबेडकर ने भी सुझाया था कि शहरीकरण या धर्मांतरण से हो सकता है। तो फिर जाति बची कैसे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है इस पूरे मामले की। त्रिनिदाद में जाति एक व्यवस्था के तौर पर, मतलब एक सिस्टम के तौर पर लगभग खत्म हो गई। व्यवस्था मतलब भारत की तरह नियमों वाली, सरकारी मंजूरी वाली या सामाजिक दंड वाली कोई कठोर संरचना नहीं रही। अच्छा। लेकिन जातियां, मतलब कास्ट्स, वो बनी रहीं, एक पहचान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, रस्मों रिवाज में और खासकर एंडोगैमी में। एंडोगैमी यानी अपनी ही जाति में शादी करना। हाँ, बिल्कुल, अपनी जाति में शादी करने की प्रवृत्ति बनी रही। तो जाति एक तरह से क्रियोलाइज्ड हो गई। क्रियोलाइज्ड, ये क्या मतलब हुआ? क्रियोलाइज्ड मतलब वहां की जो स्थानीय कैरिबियन संस्कृति थी उसके साथ घुल मिलकर इसने एक नया मिला जुला रूप ले लिया। वाह, क्रियोलाइज्ड, ये शब्द काफी अच्छे से समझाता है। मतलब पहचान बदली पर मिटी नहीं। हाँ, लेख में कुछ उदाहरण भी हैं शायद इसके, जैसे वो महाराज उपनाम वाला कुछ किस्सा था। हाँ, बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि कैसे सामाजिक रूप से ऊपर उठने की चाह में कुछ निम्न जाति के लोगों ने ब्राह्मण पहचान अपना ली। अच्छा। या फिर महाराज जैसा उपनाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये महाराज मूल रूप से कोई ब्राह्मण उपजाति नहीं है, ये तो एक शाही उपाधि थी। हाँ, राजा महाराजा वाला। बिल्कुल, लेकिन इसे सामाजिक गतिशीलता के लिए अपना लिया गया। यहां तक कि लेख में सुअर का मांस खाने वाले महाराज जैसी बातें भी सुनने को मिलती हैं।
गजब। सुअर का मांस खाने वाले महाराज, ये तो कमाल का उदाहरण है सामाजिक बदलाव और लचीलेपन का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पहचान कितनी लचीली हो सकती है और सामाजिक आकांक्षाओं के हिसाब से कैसे बदल सकती है। और इसके अलावा कुछ और भी था जिसने पहचान को बनाए रखने या बदलने में भूमिका निभाई? हाँ, इसके साथ ही रामायण और कबीर के विचारों का भी असर रहा। जैसे राम जो हैं वो विस्थापितों के भगवान बन गए और कबीर के विचारों ने निम्न जातियों को नेतृत्व का दावा करने का एक आधार दिया। कुछ शुरुआती संगठन जैसे कबीर दास केंद्र इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाके त्रिनिदाद का ये मामला हमें ये दिखाता है कि जाति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल स्थिर हो, पत्थर की लकीर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रवास के साथ बदलती है, नए माहौल में ढलती है, और भले ही इसकी पुरानी व्यवस्था टूट जाए, पहचान, रस्मों और रिश्तों में ये नए रूप ले लेती है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रवासी समुदायों में, डायस्पोरा में जाति का भविष्य क्या है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये हर पीढ़ी के साथ एक नए अंदाज में, एक नए रूप में फिर से सामने आती रहेगी? पहचान और परंपरा के बीच का ये रिश्ता वाकई बहुत जटिल है। सही कहा। और यही आज हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने का एक बिंदु है कि कैसे हमारी ऐतिहासिक पहचान और जो सामाजिक ढांचे हैं वो नई जगहों और नए वक्त में बने भी रहते हैं और बदल भी जाते हैं। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी खासकर यूपीएससी या सामान्य ज्ञान के लिहाज से उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।